गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोडी हाउस रिएक्शन पढ़ा, उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडी हाउस सिंथेसिस। तो देखो, बेसिकली कोडी हाउस सिंथेसिस में अगर हमें याद रखना है तो हम क्या याद रखेंगे कि आर एक्स का रिएक्शन कराने हैं। किसके साथ होता है? इट रिएक्ट विथ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड। कॉपर हैलाइड एंड कॉपर का पाउडर भी हो सकते हैं। And in the first step it will form a complex which is called Gilman's reagent। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। क्या होता है इसमें? कॉपर हमारा मेटल है एंड कार्बन इज नॉन मेटल। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सॉरी कॉपर, सो इट विल एक्वायर माइनस डेल चार्ज। अब ये जो माइनस डेल चार्ज है, आर के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। तो अब ये आर दो तरीके से बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे इस वाले में बताया था, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि जबकि इन तीनों में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब देखिए, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो उस कंडीशन में जो मैकेनिज्म होता है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से सेकेंड स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अब देखो, अगर हमारे पास गिलमांस रिएजेंट है, अगर हमारे पास गिलमांस रिएजेंट है और हमें रिएक्शन करवाना है, और हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है अब की बार, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा? क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करने के लिए आर माइनस को क्या चाहिए? किससे रिएक्शन करना पड़ेगा? एक्स से। और ये स्टेप, ये मैकेनिज्म क्या होगा इसका? SN2। एंड वी नो दैट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स SN2 रिएक्शन नहीं देते, उन सभी को अगर हमने R डैश की जगह पे रखा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। मींस उन सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कोडी हाउस सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर है? ये बात समझा? तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो SN2 नहीं देता है? तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल्स है, ये है, देन दिस वन, देन दिस वन, और इसके अलावा बीटा टर्शियरी हैलाइड, ये हो गए 1 2 3 4 5, देन ब्रिजहेड कार्बन। इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ब्रिजहेड कार्बन, इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं SN2 नहीं देते। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कोडी हाउस सिंथेसिस में अल्कीन भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। मींस जब भी R डैश की जगह पे हम इन 6 मॉलिक्यूल्स को रखेंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट बताने हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले में जब भी हम रिएक्शन कराएंगे, इन द फर्स्ट स्टेप लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड है, तो इनके प्रेजेंस में क्या बनेगा? गिलमांस रिएजेंट विच इज अ कॉम्प्लेक्स, मींस Cu एंड CH3, यहाँ पे माइनस डेल, एंड CH3 एंड हियर वी विल हैव माइनस डेल। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट विल फर्दर रिएक्ट। अब फर्दर रिएक्ट करने के लिए अब कौन होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो CH3 है। नाउ CH3 माइनस विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज कार्बन। तो अब ये कार्बन पे ये अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? इट विल अटैक टू दिस कार्बन and it will remove iodide. So next step में जो प्रोडक्ट आया that is CH2 and CH3. तो this will be the product of कोडी हाउस सिंथेसिस। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है? कोडी हाउस रिएजेंट ही दे रखा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? गिलमांस रिएजेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट तो आप लिख सकते हैं। तो पहले आप प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर आप रेट कंपेयर करेंगे विद R1 R2 R3 एंड R4 में
सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा और सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा, इसका ऑर्डर लिखेंगे। फास्टेस्ट सबसे पहले और स्लोएस्ट सबसे लास्ट। तो चलिए मैं प्रोडक्ट लिखता हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी CH2 एंड CH3। बाकी तीनों में भी सेम प्रोडक्ट होंगे और लास्ट वाले में प्रोडक्ट चेंज करके क्या होगा, CH2 again CH2 and CH3। let me take it, okay, now you can see this। यहाँ पे क्या है, सॉरी नॉट बेंजीन, बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो क्या होना, मिथाइल डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो तीनों में सेम आ जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, और लास्ट वाले में मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा। अगर गिलमांस रीजन की बात करें तो गिलमांस रीजन क्या बनेगा आपकी बार, इट विल बी Cu and CH2 देन साइक्लोहेक्साइल। इस तरफ भी यहाँ पे CH2 एंड साइक्लोहेक्साइल चेन। ये क्लियर है, यहाँ पे माइनस स्टेप, यहाँ पे माइनस स्टेप। नाउ देखो तो ये जो सेकेंड स्टेप है, इन दिस स्टेप द मैकेनिज्म विल बी SN2 and we know that SN2 mechanism, the rate of SN2 depends on steric hindrance and the living group tendency। क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, बट इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज कॉमन। सभी के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, कॉमन है। तो अब जब रिएक्शन होगा, अब जब रिएक्शन इसके साथ हो रहा है तो रेट को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देयर विल बी टू फैक्टर, फर्स्ट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड द सेकेंड वन इज द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब कंपेयर करें तो मिथाइल पे स्टेरिक हिंड्रेंस इथाइल से क्या होगा, कम होगा, तो इन तीनों का रेट जो होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, मींस R4 विल बी एट लास्ट। ये क्लियर है। अब इन तीनों में कंपेयर करें, वी नो दैट बेटर लिविंग ग्रुप विल हैव हायर रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर लिविंग ग्रुप जितना भी अच्छा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। नाउ यू कैन सी द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो I माइनस का लिविंग टेंडेंसी Br और Cl से क्या है, ज्यादा है, तो इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इट्स मीन R2 का रेट, R2 जो है वो R1 एंड R3 से ज्यादा होगा। नाउ इफ वी कंपेयर R1 एंड R3 वी कैन सी Br is better nucleophile than Cl, that's why R1 will be greater than R3, sorry, R1 will be greater than R3, so this will be the order of reaction। क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। प्रिपेयर, ओके, 2-methyl butane, prepare 2-methyl butane by using ethyl bromide and 2-bromopropane। क्लियर है, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड एंड 2-ब्रोमोप्रोपेन का यूज करके हमें क्या बनाने हैं, 2-मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना है, इसे प्रिपेयर करने हैं। तो बना के बताइए कैसे कैसे बनेंगे। मींस आपको क्या करने हैं, ये प्रोडक्ट बनाने हैं और रिएक्टेंट के तौर पर इन दोनों का यूज करना है। तो अब आप मेथड ढूंढिए किन किन तरीकों से आप इसको बना सकते हैं इन दोनों का यूज करके। पहले आप लिखिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड एंड वी कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 2-ब्रोमोप्रोपेन। दोनों में से किसी से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। देन द फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग विथ CH2 एंड Br। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रिपेयर गिलमांस रिएजेंट। तो गिलमांस रिएजेंट के लिए व्हाट विल वी डू, वी विल react it with lithium and copper halide।
तो इनसे जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या मिलेगा, we will get Gilman's reagent, then Gilman's reagent will be C2H5 Cu C2H5 माइनस एंड लिथियम प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हैं आपको, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका रिएक्शन करा दे इस वाले के साथ, Br के साथ। नाउ दिस यहां पे पता है माइनस डेल होगा, इट विल सप्लाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बन एंड वी विल गेट CH2 एंड CH3। प्रोडक्ट बन गया हमारा, काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, वी गेट 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या होगा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाउ इट विल रिएक्ट विथ lithium and copper halide and we will get the Gilman's reagent like this। okay, यहाँ भी माइनस डेल, यहाँ भी माइनस डेल, एंड पूरे मॉलिक्यूल्स पे 1 नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी विल सप्लाई इथाइल ब्रोमाइड। अब क्या किया, इथाइल ब्रोमाइड को रखा यहाँ पे, CH3 CH2 and Br। now this will attack on this carbon and remove this one। now we will get CH2 and CH3। क्लियर है, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए हमारे पास। तो सर ये दो मेथड है, इन दो मेथड से हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन को प्रिपेयर किया। नाउ वी हैव टू से विच वन इज अ बेटर, हम किसको प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वाले को या सेकेंड वाले को। अगर मुझे 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाने हैं तो मुझे कौन सा केस फर्स्ट मेथड या सेकेंड मोड, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी। तब देखिए इस वाले में तो यहां तक रिएक्शन आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हमारा रिएक्शन तो कोई सा भी रिएजेंट लेंगे, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लेंगे, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो यहां तक बनने में कोई दिक्कत नहीं है, गिलमांस रिएजेंट तक कोई समस्या नहीं आ रही। बट आफ्टर गिलमांस रिएक्शन दिस इज SN2 एंड वी नो दैट SN2 इज गवर्न बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर लेता है, मगर अगर सबस्ट्रेट पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर जाए तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, तो 2 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका SN2 का रेट इस वाले से क्या होगा, कम होगा। अगर मैं लिखूं दिस इज R1 एंड दिस इज R2 देन R2 विल बी ग्रेटर देन R1। तो R2 जो रेट है सेकेंड मेथड का जो रेट है दैट इज मोर देन फर्स्ट वन। तो अगर इसका रेट अच्छा है तो इसका यील्ड क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे, सेकेंड रिएक्शन। अगर आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाने हैं और कोरी हाउस सिंथेसिस से ही बनाने हैं तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेकेंड वन। करेक्ट है, समझा यहां तक। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, डीकार्बोजाइलेशन। देखो डीकार्बोजाइलेशन का मतलब भी क्या होता है, डी का मतलब क्या, डी प्रोटोनेशन। इसका मतलब क्या था, H प्लस को रिमूव करना, मतलब प्रोटोन को रिमूव करना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी डी यूज कर रखा है दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग रिमूवल। तो डीकार्बोजाइलेशन का मतलब क्या हो गया, CO2 का रिमूवल। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब क्या है, CO2 का रिमूवल। किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी रिएक्टेंट से CO2 का रिमूवल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोजाइलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 from a compound is called decarboxylation। Basically there are two methods of decarboxylation, first is electrical method and the second is chemical method। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने क्लास 8 में ही पढ़ रखा होगा, जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड एंड कैथोड की तरह यूज किया होगा। ये सारे रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको पता है, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के ही मैकेनिज्म का यूज करेंगे यहाँ पे।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग देखेंगे किस तरह से डीकार्बोजाइलेशन होता है। वही केमिकल मेथड में वी यूज सम रिएजेंट व्हिच विल रिमूव CO2 फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। तो चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मेथड पे। तो क्या बताया इलेक्ट्रिकल मेथड में? इलेक्ट्रिकल मेथड में वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रखा है तो उसी का कंसेप्ट का यूज करना है। तो आ जाते हैं पहले। तो जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, इन द इलेक्ट्रिकल मेथड जो हमारा प्रोसेस है, मैकेनिकल रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है पहले देखिए, पहले रिएक्शन को देखिए फिर मैकेनिज्म पे चलेंगे। तो रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक कार्बोजेलिक एसिड का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, इट कुड बी पोटेशियम सॉल्ट, इट कैन बी सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम एंड पोटेशियम के साथ कार्बोजेलिक एसिड का सॉल्ट है एंड वी उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड with sodium or potassium will be dissolved in water molecules, then we will electrolyze that solution। कार्बोजेलिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या करेंगे, अल्केन प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली अगर रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन में क्या है, ये जो सॉल्ट है इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया एंड वी गेट अल्केन। CO2 यहाँ पे रिमूव होगा, साथ ही साथ NaOH एंड NaOH का फॉर्मेशन होगा जो कि सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा एंड H2 will be removed। H2 जो है that will remove from the reaction। तो आप एक चीज यहां भी देख सकते हैं, जो अल्कीन बन रहा है, सॉरी अल्कीन नॉट अल्केन, जो अल्केन बन रहा है हमारा यहाँ भी दैट इज सिमेट्रिकल। ये भी क्या है, R and R। दूसरा चीज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, N+1 कार्बन कितने होंगे, एक अल्केन चेन में कितने कार्बन होंगे यहाँ पे N+1। और यहाँ जो अल्केन चेन क्रिएट हो रहा है, तो कार्बन चेन क्रिएट हो रहा है दैट विल कंटेन 2N कार्बन। क्लियर है? कार्बन का एटम तो कंजर्व ही रहना है, जितना कार्बन एटम इधर होगा उतना इधर ही रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन चेन। कार्बन का जो चेन है वो कितने कार्बन का है, यहाँ पे जो कार्बन का चेन है दैट इज N+1। हमने क्या माना, N+1 कार्बन का चेन माना, और यहाँ पे कितना आ गया, दैट विल बी 2N का कार्बन चेन क्रिएट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि N+1 2N बना देगा, यहाँ पे अलग से N मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं आने वाला है, यही मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट होगा। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स में R यहाँ अटैच हो गया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव हो जाएंगे, तो वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली N+1 इज कन्वर्टिंग इनटू 2N का मतलब क्या है, जो कार्बन का चेन है वो रिएक्टेंट में कितने का था, N+1 का था, और यहाँ पे जो कार्बन चेन क्रिएट हो रहा है दैट इज 2N कार्बन का चेन है। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमारे पास क्या है, हमने कार्बोजेलिक एसिड लिया, कार्बोजेलिक एसिड का सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड एंड वाटर, इसका सॉल्यूशन बनाया दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, दो इलेक्ट्रोड लेंगे एंड वी विल कनेक्ट इट विद द सेल, one will get positive and another will give negative charge। तो अब देखिए जब भी सॉल्यूशन में चलेंगे तो पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो कि हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो आपने सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा, सॉल्ट आयोनाइज होता है, आपने वाटर के बारे में भी पढ़ा होगा कि वाटर अपने सॉल्यूशन में क्या होता है, आयोनाइज करके होता है H+ एंड OH-, इसलिए वाटर का pH कितना आता है, 7 आता है। ये सब पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलो, तो बेसिकली क्या है, जैसे ही हमने सॉल्ट को लिया एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट विल आयोनाइज एंड इट विल क्रिएट अ अनायन एंड अ कैटायनिक पार्ट। सिमिलरली वाटर आल्सो आयोनाइज इन अ स्मॉल अमाउंट एंड क्रिएट H+ एंड OH-। तो बेसिकली सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो कौन कौन से आयन हैं, वी हैव 4 आयन, 2 कैटायन एंड 2 एनायन।
जो कार्बोजैलिक एसिड का एनायन है OH माइनस का एनायन है, और कैटायन के तौर पे हमारे पास क्या अवेलेबल है H प्लस एंड Na प्लस। दीज आर द टू कैटायन अवेलेबल इन द सॉल्यूशन। अब देखेंगे कि एनोड साइड में कौन आएगा। एनोड क्या है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज आयन। और एनोड का डेफिनेशन ही क्या होता है, द टर्मिनल द इलेक्ट्रोड विच विल अट्रैक्ट एनायन। जो एनायन को अट्रैक्ट करे दैट पार्ट इज कॉल्ड एनोड, एंड जो कैटायन को अट्रैक्ट करे दैट पार्ट इज कॉल्ड कैथोड। यही कर रखा है। तो अब देखो तो क्या होगा, जैसे ये जो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो हैं, एक OH है और एक एक OH है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायनिक पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होने हैं, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है और दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स है और ये भी मॉलिक्यूल्स है। तो पहले हम देखते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास वन लोन पेयर अवेलेबल होगा। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल के पास है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायनिक पार्ट इस टर्मिनल के पास है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सॉल्यूशन से क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को सप्लाई कर देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया इट विल अटेन अ फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। नाउ वी नो दैट फ्री रेडिकल क्या होता है, चेन क्रिएट करता है, रिएक्शन का चेन क्रिएट करता है। एक फ्री रेडिकल बना तो दूसरा फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा, वो तीसरा फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा। इसी तरह से फ्री रेडिकल क्या करता है, चेन क्रिएट करता चलता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, कार्बन और इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बेसिकली क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि CO2 बनने के बाद इस सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएगा। मींस आपने वो पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में, आपने पढ़ा होगा ली चैटरियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, अगर एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन से रिमूव हो जाए तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो मोटिवेशनल फोर्स क्या है इसके लिए, CO2 का रिमूवल। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और फ्री रेडिकल जनरेट किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। नौ ये कार्बन का फ्री रेडिकल दूसरे कार्बन के फ्री रेडिकल से कोलाइड करेगा और अल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है, ये बात समझा। तो इन शॉर्ट देखे तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे कि जो एनायनिक पार्ट पे एनायन थे, इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया एनोड को एंड इट क्रिएट अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा है चेन इनिशिएट करता है, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या किया, R पे फ्री रेडिकल जनरेट किया और CO2 को रिमूव कर दिया। CO2 का रिमूवल ही क्या है, इसका मोटिवेशनल फोर्स है इस रिएक्शन के लिए। क्योंकि ये ली चैटरे प्रिंसिपल के तहत क्या होगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए क्या बोला, दिस इज द मोटिवेशनल फोर्स। अब जो फ्री रेडिकल जनरेट किया है, इट कैन कोलाइड विद अनदर फ्री रेडिकल, और दूसरे फ्री रेडिकल से कोलाइड करके क्या करेगा, ये अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अल्केन बना था यहाँ पे, कहाँ पे बन रहा है, अल्केन किस साइड बन रहा है, एनोड पे बन रहा है। क्लियर है, अल्केन कहाँ फॉर्म हो रहा है, एनोड पे। CO2 रिलीज हो रही है, कहां पे रिलीज हो रहा है CO2, तो हम कह सकते हैं CO2 एनोड पे रिलीज हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज है यहाँ पे OH माइनस और कार्बोक्सिलिक आयन में। तो OH माइनस क्यों यहाँ पे रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन ही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ। तो बेसिकली ये जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की टेंडेंसी जो होती है, वो रिडक्शन पोटेंशियल से हम लोग डिसाइड करते हैं, जो कि आप लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी आपको बस इसको याद रखने हैं कि ये वाला जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा और OH का नहीं होगा। मतलब कार्बोजेलिक एसिड के अनायन और OH माइनस के बीच में जब भी ऑक्सीडेशन कराने तो हम किसका कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका कराएंगे, कार्बोजेलिक एसिड के अनायन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। वहीं पे कैथोड पे चलो, तो कैथोड क्या है, इट विल अट्रैक्ट
केटायन, और केटायन कौन कौन से हैं, सोडियम एंड H+, दो केटायन हैं। अब देखो इन दोनों में कौन रिड्यूस होगा, वो भी किससे डिसाइड होता है, रिडक्शन पोटेंशियल से, और इन दोनों में रिड्यूस कौन होगा, H+ रिड्यूस होगा। तो अब देखो H+ जो एनोड के पास गया, सॉरी कैथोड के पास गया, H+ विल गेट अ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ से सप्लाई करके, जो हमारा सर्किट है ये सर्किट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लेगा, H+ गेन करेगा, और क्या क्रिएट करेगा, H डॉट। दो H डॉट आपस में रिएक्शन करेंगे और H2 फॉर्म कर देंगे, ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्यूशन से ये भी क्या हो जा रहा है, रिमूव हो रहा है। तो H2 का फॉर्मेशन अगर मेरे से पूछा जाए H2 का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, then we can say H2 is formed at कैथोड। तो लिख लेंगे H2 कहां पे फॉर्म कर रहा है, कैथोड पे फॉर्म कर रहा है। क्लियर है, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बोला कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका करेंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने हैं, फर्दर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें अल्केन और CO2 मिलेगा। CO2 क्या होगा, सॉल्यूशन से रिलीज कर जाएगा, और कैथोड पे क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, जो कि सॉल्यूशन से रिलीज कर जाएगा। मैकेनिज्म समझा, अब इसको आप नोट कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको एक बार देख लिया जाए। इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो इसको, कौन सा मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, दैट इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, सिमेट्रिकल अल्केन आर प्रोड्यूस्ड इन गुड इल्ड। कौन सा बन रहा है यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल ही बन रहा है, आर डॉट एंड आर डॉट ही आपस में कंबाइन कर रहा है, जो कि हमने वुड्स रिएक्शन में ऑलरेडी देख रखा है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द pH will increase continuously with the reaction। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बोल रहा है ये, कि जब रिएक्शन चल रहा है तो जब तक रिएक्शन चलता रहेगा सॉल्यूशन का pH क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे रिएक्शन में, कि रिएक्शन जब भी कर रहा है एंड रिएक्शन करता चलेगा तो H क्या होगा, रिमूव हो रहा है, H2 बन के रिमूव हो रहा है। तो H2 रिमूव हो रहा है मतलब रिएक्शन क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये H तो रिमूव हो जा रहा है, ये H तो हमारा रिमूव हो जा रहा है, बट ये OH कहीं रिमूव नहीं हो रहा है, ये सॉल्यूशन में बन के प्रिपेयर हो रहा है, जो कि Na के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है, मींस OH का कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि H+ रिमूव हो रहा है, H+ रिमूव हुआ मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, तो और OH बनते जाएंगे। तो OH का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से सॉल्यूशन का pH हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। Now methane will not form in this reaction. The last thing is that methane will not form in this reaction. We can see here what we get, the intermediate we get R dot, and this R dot is combining with another R dot। तो मीथेन का फॉर्मेशन गुड इल्ड में पॉसिबल नहीं है, बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे बहुत लिस्ट अमाउंट में मीथेन बन सकता है, रेस्ट मीथेन का यहाँ पे फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए हम कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलवेज अगर आपने CH3 भी लिया तो दिस CH3 विल कंबाइन विथ अनदर CH3 एंड इट विल गिव CH3 एंड CH3। तो क्या बन गया, हमारा इथेन बन जा रहा है, इसलिए मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो मीथेन का गुड इल्ड में फॉर्मेशन या प्रिपरेशन इसके थ्रू, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मीथेन के प्रिपरेशन के लिए कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस यूज नहीं करेंगे, या इस तरह से याद रखो, इन द कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मीथेन विल नॉट फॉर्म। क्लियर है, चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे देख ले इस वाले को। यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैकेनिज्म के तौर पे आप देखें तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया और ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, एंड सॉरी बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस
इट विल आयोनाइज, तो हमने क्या किया, इसको आयोनाइज करा दिया। देन इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना इसने, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ एंड इट क्रिएट फ्री रेडिकल। देन दिस फ्री रेडिकल विल क्रिएट मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब ये मिथाइल रेडिकल क्या है, आपस में कंबाइन कर लेंगे दूसरे मिथाइल रेडिकल से, क्योंकि बहुत सारे एवोगाड्रो के एक मोल भी लिया तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये मिथाइल डॉट कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या कर लेगा, CH3 NCH3 बना लेगा। तो अब पूछा क्या मेरे से कि ये N+1 और N का क्या रिलेशन है, तो हमने क्या बोला कि जो देखो कार्बन चेन है, दिस कार्बन चेन कंटेन N+1 मींस हियर इट इज कंटेनिंग 2 मींस N इक्वल टू 1, तो N इक्वल टू 1 इट इज कंटेनिंग N+1 कार्बन चेन एंड द प्रोडक्ट वी कैन सी 2N। अगर यहाँ पे मैं मिथाइल के जगह पे C2H5 रखता, NC डबल बॉन्ड OH रहता, तो क्या बनता हमारे पास C2H5 dot and which will give C2H5 and C2H5, ये आ जाता हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे कितने थे, 2+1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। मीन्स ये क्या कह रहा है, ये जो कार्बन चेन है, जो रिएक्टेंट का कार्बन चेन है, दैट इज कंटेनिंग N+1 कार्बन एंड द प्रोडक्ट विल कंटेन द प्रोडक्ट the alkane, the product form in the form will contain 2n कार्बन। 2n कार्बन मतलब क्या हो गया, जो अल्केन बन रहा है, जो अल्केन का चेन है, दैट चेन विल कंटेन 2n कार्बन। रिएक्टेंट में कार्बन का जो चेन है, इसको हमने भी पहले भी समझाया था, यहां भी बताया था आप लोगों को, यहां भी हमने इसको डिस्कस किया है एंड आई एम डिस्कसिंग इट अगेन, कि यहाँ पे जो कार्बन चेन है, जो रिएक्टेंट के साइड में कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में जितने कार्बन है इसको क्या बोला, दैट इज N+1 अगर कार्बन है, तो प्रोडक्ट में जो कार्बन चेन जनरेट करेगा, प्रोडक्ट कंटेनिंग द कार्बन चेन विल कंटेन 2n कार्बन। क्लियर है, प्रोडक्ट में जो कार्बन चेन बन रहा है उसमें क्या होंगे 2n कार्बन होंगे। इसका मतलब कभी ये नहीं है कि N+1 कार्बन कन्वर्ट करके 2n कार्बन में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कंजर्व भी रहेंगे, बस जो चेन है ना, जो रिएक्टेंट का में कार्बन चेन है और जो प्रोडक्ट में कार्बन का चेन है उसमें डिफरेंसेस हैं, उसको ये बता रहा है कि रिएक्टेंट में अगर N+1 कार्बन है, रिएक्टेंट के कार्बन चेन में अगर N+1 कार्बन है, तो प्रोडक्ट के कार्बन चेन में 2n कार्बन होंगे। यहां तक हो गए। Now these are the questions on Kolbe electrolysis. Kolbe electrolysis we can write it KES. Kolbe electrolysis को क्या भी लिख सकते हैं, KES, Kolbe electrolysis। तो आपको प्रोडक्ट लिखने हैं, सिंस हमने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो now I am assuming that you will solve all these questions. So write it first and start solving all these questions. Now come to the question. So first step, no sorry, in the question number 1, what will happen? We'll get a free radical, that is CH3 CH2 radical, and it will further combine with themselves and create CH3 CH2 CH2 and CH3. In the second one, the free radical we will get is this. This is the free radical. Now the product, what will happen, the product, write the first free radical here and second, इसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। अब क्या करने हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, तो अब इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बना दीजिए। ओके, this will be the product. Now for the question number 3.
कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या होगा? Now we will get the intermediate, that is CH2 CH2 रेडिकल। ये भी क्या होगा? दूसरे CH2 रेडिकल से कंबाइन करेगा। दूसरा रेडिकल मैं इधर लिख देता हूं, सी दिस वन, ओके, एंड CH2 एंड CH2, ये दो रेडिकल हो गए। Now they will combine to each other, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से लिख लूं तो मैं क्या लिखूंगा इस वाले को? PH CH2 combines with CH2 and PH. This will be the product. Now come to the question number 4. What will be the product? अब सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल्स भी है, सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल्स भी है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में अवेलेबल है। Then the free radical which will form in the solution, that will this one and this one. Now what will be the possibility? It can combine with themselves and it can also combine with themselves and it will combine to each other. तो खुद से कंबाइन करे और एक दूसरे से कंबाइन करे, तो तीन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो पहले में ये फ्री रेडिकल था और इसके जैसा एक और फ्री रेडिकल, खुद एक ही जैसा दो मॉलिक्यूल्स, और दोनों आपस में क्या हो गए? अटैच हो गए। उसी तरह दूसरा क्या बनेगा? दूसरा सेकेंड वाले का बन जाएगा, एक ये हो गया और एक इसके जैसा सेम दूसरा, खुद ही वाले से अपने टाइप वाले से कंबाइन किया, तो ये दो हो गए। थर्ड क्या होगा? दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर ले, तो अब की बार हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? एक फ्री रेडिकल फर्स्ट वाला और दूसरा फ्री रेडिकल सेकेंड वाला। अब क्या होगा? इन दोनों को कंबाइन करते, और यहां जो हमारा फ्री रेडिकल है, रिमूव दैट वन, ओके, रिमूव दिस, दिस विल बी द प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बने? तीन प्रोडक्ट बने। और अगर इसमें भी मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या बताया आपको? सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन का जो अल्कीन होगा, that will be the major product. So this one will be the major and this one will be the major and this one will be minor. इस वाले में आ जाओ, what will be the product? Then we can see there are two free radical. First one is this and second one is this. Now they can combine to themselves and they can combine to each other. तो कितने प्रोडक्ट आएंगे? तीन बनेंगे, और तीनों प्रोडक्ट को लिखिए यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट वन क्या हो गया? CH3 combines with CH3. Second one, C2H5 combines to C2H5, and the third one, CH3 combined with C2H5. करेक्ट है? तो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों मेजर एंड दिस वन विल बी द माइनर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्कीन बन सकता है? क्या बन सकता है या नहीं? तो चलो करके देखो ये सवाल। तो क्या हो गया? अब की बार हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है, तो दोनों साइड से रिमूव हो जाएंगे, CH2 and CH2, one free radical will form here and one free radical will form here। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल्स में दो रिएक्टिंग साइट है, आपको हमने कल ही बताया है, लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो रिएक्टिंग साइट्स हैं तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तो आपस में रिएक्ट करेंगे। आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी बाहर वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने की टेंडेंसी से कई गुना ज्यादा होता है। सो द प्रोडक्ट विल फॉर्म दिस वन, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या बना? अल्कीन बना। तो ध्यान रखेंगे कि अल्कीन के प्रिपरेशन में जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन फॉर्म अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉट CH2,
CH डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हटके दो फ्री रेडिकल, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। नाउ इन दिस कंडीशन वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। So we are writing this one free radical and one free radical, 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए क्या बनेगा। सिंपल है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे R3 and we have R4, again we have R1 and R2, and further it will combine and form R3, R4, R1 and R2। This is R2। Now come to the question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या करोगे। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करने हैं, सेम चीज करना है। तो इस वाले में पहले क्या बन जाएगा, we'll have this radical, okay, which will combine further and for double bond, we again get alkene। अब इस वाले में बताइए, इस वाले में क्या होगा। now we will have two radical, one here, we have double bond here and we will have double bond here। अब बताइए अब क्या होगा, क्या साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। देखो साइक्लिक भी बन सकता है, बट उससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये फ्री रेडिकल है, इसको ब्रेक करेगा और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। these two will combine to form pi bond and these two will combine to form pi bond and we will get a product like this one। क्या बोला, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा इस बॉन्ड को और इसको ब्रेक करेगा, यहाँ एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, तो विल गेट one pi bond here and one pi bond here। this will be the major product। यहां तक हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए क्या होगा। तो लास्ट जो हमने वुड्स रिएक्शन में किया था उसके जैसा है, ये भी दे रखा है और प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। again we have two free radical, we will have two free radical, one here and one here। again we have two possible product, one is double bond here and double bond here and there will be a bond between them। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जब ये इन दोनों इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ सिमिलरली टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए क्या होगा। टेल मी व्हाट विल हैपन इन क्वेश्चन नंबर 13। यू कैन सी वी विल हैव एग्जैक्टली ये सवाल हमने वुड्स रिएक्शन में कर रखा है। तो एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, सो इट विल फॉर्म बॉन्ड अमॉन्ग्स्ट देम एंड विल गेट अ बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 13 आपके सारे कुछ क्लियर हैं। आइए आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब क्या कहता है कि बाय प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था कि जब भी फ्री रेडिकल बनता है तो बाय प्रोडक्ट्स तो बनते ही बनते हैं। तो बाय प्रोडक्ट बनेंगे, बट दीज बाय प्रोडक्ट्स आर वेरी लेस इन क्वांटिटी, बहुत लिटिल अमाउंट में। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 95 to 97 जो परसेंटेज होंगे हमारे वो मेजर प्रोडक्ट के आ जाएंगे। बाकी जो है मेजर प्रोडक्ट और बाकी जो ऑल कंबाइंड प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट्स थे, जिसमें कि अल्केन था और डबल बॉन्ड का अल्कीन का फॉर्मेशन था, तो ये जो फॉर्मेशन
डिस्प्रोपोर्शनेशन से जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो बाय प्रोडक्ट में बन रहे थे, और ये 1%, 2%, 3% तक ही बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह जिस तरह वुड्स में हमारा अल्कीन बन रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसी तरह कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है। तो पहले आप वीडियो पॉज करें और मैकेनिज्म पे जाए, मैकेनिज्म को देखें, फिर सोच के बताए कि कैसे वुड्स अगर एस्टर बन रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से बन रहा होगा। आप एक बार मैकेनिज्म को जाके देखिए, आपको अगर कुछ लगे किस तरीके से बन सकता है तो आप पहले नोट करें, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो एवोगाड्रो नंबर में काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट नाउ आई एम कंसिडरिंग टू मॉलिक्यूल्स, वी आर जस्ट कंसिडरिंग टू मॉलिक्यूल्स। नाउ एट द फर्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड O minus will form. We take 2 and it again proceed and it will form C double bond O and O radical। दो हो गए ना यहाँ पे, तो एक ये हो गया और एक और मैं नीचे लिख लेता हूँ, C double bond O and O radical। It will further react and form R free radical and CO2। Now see, ये जो R फॉर्म कर रहा है और यहाँ भी तो कुछ अमाउंट में रिएक्शन में ये भी बन रहा है, ये फिर से फॉर्म करके ये बनाएगा, तो ये भी कुछ लिटिल अमाउंट में ये भी अवेलेबल होंगे। सिंस इससे इसका कन्वर्जन काफी फास्ट होगा, मगर कुछ ना कुछ अमाउंट में ये तो अवेलेबल रहेंगे हमेशा, और ये भी है। तो कोलिजन होने का जो प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों के बीच भी कोलिजन पॉसिबल है। तो जब इन दोनों के बीच कोलिजन पॉसिबल है, कोलिजन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी C डबल बॉन्ड O, O एंड R। ये क्या है हमारा, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब ये क्या होगा, 0 to 5% से भी कम होगा, इतना भी नहीं बनेगा, बहुत लिस्ट अमाउंट में बनेगा। जैसे वुड्स में बताया था आपको, अल्कीन एंड अल्केन, सॉरी नॉट लाइक दिस, CH3 एंड CH2 रेडिकल में बताया था, क्या बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बन सकता है एंड CH2 एंड CH3 एंड CH3 बन सकता है। तो ये क्या थे, बाय प्रोडक्ट थे, और ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत लिस्ट अमाउंट में बनते हैं। क्लियर है? तो एस्टर जो है, सॉरी एस्टर नॉट, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है, दैट इज इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। एस्टर का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होगा। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। इस मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे वो आपको लिखने हैं। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, सवाल नोट करेंगे, और आप इसके सारे बाय प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो बाय प्रोडक्ट्स, सॉरी नॉट बाय प्रोडक्ट्स, आप इसके सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखेंगे अलोंग विद द बाय प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप मैकेनिज्म पे जाओ, एक बार मैकेनिज्म को देखो, उसके बाद जो जो प्रोडक्ट आपने वहां पे देखा है, जो आपने लिख रखा है, उन सारे प्रोडक्ट को याद करो, फिर यहाँ पे नोट करो। क्लियर है? चलो नोट करके बताओ क्या क्या बनेंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग a free radical will generate this one, this free radical will generate, let me write it like, not like this, we'll write like CH3 CH2 and free radical। now what will happen, तो पहला प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3। 90 to 95% क्या होगा, यही मॉलिक्यूल्स बन रहा होगा। उसके बाद दूसरा और क्या प्रोडक्ट बनेगा इस वाले में, तो हमने पढ़ रखा है। आप अगर मैकेनिज्म पे चलो तो आइए रिएक्शन वाले पार्ट पे आइए। रिएक्शन के पार्ट में देखिए, अल्केन CO2 NaOH और H2, तो ये तीन तो फिक्स हैं, बनेंगे ही बनेंगे। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये तीन का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बोला गया है ना, तो हमको तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो वी विल राइट दैट, so we will write CO2, we will write NaOH, and we will write H2।
अब इनके अलावा क्या क्या बनेंगे, अभी जस्ट सी दैट वी विल गेट एस्टर। एस्टर कैसे बन रहा है, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O O माइनस, जो कि फर्दर कन्वर्ट किया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O डॉट, इसमें कन्वर्ट किया है। क्लियर है। तो अब ये जब इससे रिएक्शन करेगा, जब इससे कोलाइड करेगा, तो एक और बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड दिस बाय प्रोडक्ट विल बी C2H5 C डबल बॉन्ड O O एंड C2H5। क्या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो हाँ हो सकता है सर, ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी तो करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो फिर से इसके दो प्रोडक्ट आएंगे, एक अल्कीन और एक अल्केन। तो अल्कीन में क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो वुड्स रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स थे वो भी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में बनेंगे। क्यों बनेंगे, तो देखो वुड्स और कॉल्वे में सिमिलरिटीज है, वहां भी क्या इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, वहां भी क्या था सिमेट्रिकल अल्केन, यहाँ भी सिमेट्रिकल अल्केन क्या था, मेजर मॉलिक्यूल्स बना था, मेजर प्रोडक्ट बना है। वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ज्यादा बनेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कुछ ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। CO2 आ रहा है H2, देखो मैकेनिज्म का डिफरेंस नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहे हैं। यहाँ पे CO2 था पर वहां पे क्या NaX बना था, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था ना। बस तो उसको हम बस प्रोडक्ट की बात करें, मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं है। मैकेनिज्म तो पता है, दोनों का मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। क्लियर है। हम प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल है, तो वुड्स रिएक्शन में जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे एक्सेप्ट NaX। जो NaX जो सॉल्ट बन रहा था उसको छोड़कर सारे प्रोडक्ट तो बनेंगे। तो ये देखो बना था, बन गया, और ये वाला बना था वहां पे, ये भी बन जाएगा। और एक क्या होगा इसके साथ, अभी जस्ट बताया था CH3 एंड CH3। तो ये तीनों तो वहां भी बने थे, ये तीनों यहाँ भी बने। क्लियर है। इसके अलावा एक और क्या बना यहाँ पे, अल्काइल चेन से रिलेटेड, कार्बन से रिलेटेड, वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, KES का मतलब क्या है, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर है। तो आप कोई सा भी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, इस इतने सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो आपको जब भी पॉसिबल प्रोडक्ट बोला जाए तो आप सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखेंगे। क्लियर है। नॉट स्पीकिंग।